तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की हम बात करें, देखिए तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में हमको प्लांट एज वेल एज एनिमल में एक्चुअली कैसा एनाटॉमी है, इंसेक्ट के बारे में हमें, वो है कॉकरोच। फिर सेल जो है यूनिट हमारा, सेल बायोमोलिकुल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वो एक यूनिट है हमारा जहाँ पे सेल के कंस्टिट्यूएंट को हमको देखना है, क्या क्या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और कैसे सेल डिवाइड करता है, माइटोसिस एंड मियोसिस को फर्दर हमें देखना है। लास्टली दो यूनिट है, मेजर यूनिट्स है, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी एज वेल एज ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हमको इंटरनल एस्पेक्ट, फंक्शनल एस्पेक्ट जो प्लांट्स का है, वेरियस प्रोसेसेस है कि कैसे उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है एंड वेरियस हार्मोन्स का क्या क्या रोल होता है। ये सारी जो चीजों है के बारे में हमें, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ना है। एंड लास्टली जो चैप्टर है, लास्टली यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ह्यूमन फिजियोलॉजी की मैं बात करूं तो उसमें वेरियस हमारे पास प्रोसेसेस है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फिर हम कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम हमें पढ़ना है, बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो यूनिट है डाइवर्सिटी, एंड उसका पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड हम लोगों को स्टार्ट करना है एंड एक एक करके हम देखते हैं द लिविंग वर्ल्ड में। सबसे पहले मैं पूछूं कि व्हाट इज लाइफ। लाइफ से हम लोग क्या ही समझते हैं, ठीक है। अगर मैं लाइफ से बोलूं कि लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का हमारे पास सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि उन क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कि लाइफ जो है इट इज अ यूनिक, यूनिक इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ठीक है। कोई इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन अलग होगा, लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो इंटायरली अलग होंगे, दूसरे पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होंगे। complex organization of molecules expressing through chemical reactions which lead to growth। देखिए अब हमारे पास ये सारे जो फीचर्स आते हैं, ये एक्चुअली यही कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोगों ने पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अगर मैं बोलूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर पाते थे। हम क्या करते हैं, हम उसके फीचर्स को बताते हैं और बोलते हैं कि ये सारे फीचर्स अगर कोई लिविंग कोई ऑर्गेनिज्म या कोई ऑब्जेक्ट दिखाता है तो वो लिविंग होता है, नहीं तो वो नहीं होता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रोथ के बेसिस पे, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस कहने का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट या अपने सराउंडिंग के टुवर्ड्स कैसे वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर रहा है। मान लो कि हीट के, प्रेशर, एयर, इसके टुवर्ड्स कैसे वो रिस्पॉन्स कर रहा है, इस चीज को कॉन्शियसनेस भी हम लोग कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक बड़ा ही यूनिक प्रॉपर्टी होता है, दैट इज एडेप्टेशन। और ये आप भी ऑब्जर्व करते होगे, जैसे सिंपल है कि हम लोग प्लेन्स में रहते हैं, जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो एक कॉमन अडेप्टेशन हमारे बॉडी में क्या होता है कि हमारे, क्योंकि देखना जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे ना, ये एक याद रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे अर्थ सरफेस से, एयर का जो डेंसिटी है, एयर डेंसिटी वो क्या होगा, कम होता चला जाता है, ठीक है। एयर डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है, जिसकी वजह से जो एयर का प्रेशर है जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, एयर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, एयर प्रेशर कम होता है एंड हमारा ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, O2 बाइंडिंग कैपेसिटी, एंड O2 बाइंड किससे करता है, हीमोग्लोबिन से, ठीक है। हीमोग्लोबिन से ये भी डिक्रीज होता चला जाता है। तो एक नॉर्मल हमारे बॉडी का एडेप्टेशन क्या होता है कि जैसे हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमको क्या होता है, सफोकेशन होने लगता है, बहुत एक्सेसिव हाइट पे जाएंगे तो, क्यों, क्योंकि हम उस कम एयर प्रेशर वाले जगह पे सांस अच्छे से नहीं ले पाते। तो हम क्या करते हैं, हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, हमारा बॉडी जो आरबीसी होता है उसका नंबर बढ़ा देता है। तो ये एक कॉमन एडेप्टेशन है जो कि हमको देखने को मिलता है। सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है कि दे अडेप्ट, अगर वो रिजिड रहते, अडेप्ट नहीं करते तो वो डेथ हो जाती है उनकी। एंड लास्टली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादातर हम कह सकते हैं मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड रिप्रोडक्शन का आप कहोगे
कि रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में। मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो एक ह्यूमन बीइंग है, उसको कोई मान लो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम शुरू में ही निकाल लिए ऑपरेट करके, तो उसका लाइफ स्पैन में एक डे का भी कमी नहीं आएगा। वो नॉर्मल अपना लाइफ तो जिएगा, लेकिन जब वो डेथ करेगा तो अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वो आगे नहीं पहुंचा पाएगा। सिंपल हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का रोल ऑर्गेनिज्म के तो सर्वाइवल में नहीं रहता है, लेकिन स्पेसीज के सर्वाइवल में रहता है। अगर मान लो सारे इंडिविजुअल अपने अपना लाइफ पूरा करके क्या करेंगे, मरने लगेंगे, तो एक समय आएगा कि एक स्पेसीज का जितना ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। उस केस में उस स्पेसीज का एक भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, तो इंटायरली स्पेसीज विल गेट एक्सटिंक्ट। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बट इट इज अ वाइटल प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी स्पेसीज। कोई भी स्पेसीज जो है वो रिप्रोड्यूस इसलिए करता है ताकि उसका एग्जिस्टेंस अर्थ सरफेस पे बना रहे। ठीक है, तो ये है हमारा लाइफ। अब देखिए, जो लोग अभी ज्वाइन किए, अभी हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया है, हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड ऑलवेज अभी से देखिए एक ड्रास्टिक आपका चेंज आएगा सिलेबस में। ठीक है, आपको अभी शुरुआत में तो चीजें बहुत आसान लगेंगी, लेकिन आपको सब्जेक्ट वाइज ड्रास्टिक चेंज नजर आने लगेगा 10th लेवल पे एंड 11th लेवल पे। तो ऑलवेज एक चीज याद रखिएगा कि आपको बहुत ही सिंसियरली क्लास अटेंड करना है। सबसे देखो, एक चीज तो ये अभी सिनेरियो जो है वो ये है कि कोविड के चलते ऑनलाइन ऑफलाइन ये कब होता ही रहेगा, और मान के चलिए आपकी इस साल भी ये चीज बना रहेगा। तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, और क्लास में ही वेदर वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप अगर समय दे रहे हो तो उस समय को 100% यूटिलाइज करने की कोशिश करो। यही एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट ये नहीं होता है कि आप नींद को सेक्रीफाइस करो, आप सब चीज को सेक्रीफाइस करो और उसके बाद से एक्स्ट्रा सोचो कि 24 घंटा से 25 घंटा हो जाएगा, 26 घंटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहां हो, जिस समय जो चीज कर रहे हो, अगर क्लास में हो तो उसको 100% एफिशिएंसी के साथ उसको अटेंड करना है, उसी में आपका फायदा है। नहीं तो आप ही को डबल लोड पड़ता है, डबल ट्रिपल, फिर वो इफेक्टिवनेस रहता नहीं है। तो सिंपली क्या है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा लाइफ के बारे में, लाइफ क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग तब कहते हैं जब वो इन तमाम फीचर्स को दिखाता है, जैसे वो ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, इन्वायरमेंट के प्रति क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, अडेप्ट करेगा। ये सारी जो चीजें कोई थिंग अगर दिखा रहा है तो उसको लिविंग कंसीडर करते हैं, जो नहीं दिखाता है उसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। अब देखिए, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक लाइन में डिफाइन करूं कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और हाउ कैन वी डिफाइन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ डेफिनेशन की बात आ रही है। अभी तक तो हम लोग डिफाइन एग्जैक्टली नहीं कर पाते थे। तुमसे अगर हम पूछेंगे डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप बोलेगे कि कैरेक्टरिस्टिक बताओगे, एक डेफिनेशन हमारे पास नहीं था। लेकिन उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे एक डेफिनेशन को बनाया गया है। एंड ये डेफिनेशन है क्या भाई, तो हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। देखो यहाँ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिका मतलब क्या होता है, एक वर्ड आया हमारे पास, रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है क्या, कॉपी, कॉपी। ठीक है, तो अपने जैसा कॉपी बना रहा है, तो अपने जैसा कॉपी किस प्रोसेस से बनाता है, जाहिर सी बात है वो रिप्रोडक्शन से बनाएगा। इवॉल्विंग, इवॉल्व कर रहा है, तो इवॉल्व करने का मतलब क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि भाई बढ़ रहा है, इवॉल्व कर रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर खाली हम ग्रो करने की बात करते, डेवलपमेंट हमेशा इवोल्यूशन की तरफ ले जाता है कि डेवलप कर रहा है, इन्वायरमेंट के सराउंडिंग के हिसाब से खुद में डेवलपमेंट ला रहा है, तो डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद ही रेगुलेट करता है, ऐसा नहीं है कि उसके मैकेनिज्म को, यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटिंग कहने का मतलब क्या हो गया, एक प्रोसेस होता है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या होता है
जितने भी प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं ताकि बॉडी लिविंग स्टेट में है, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, ताकि बॉडी लिविंग स्टेट में है, इस तमाम टोटल या टोटलिटी में इन प्रोसेस को मिला के हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस या इस फेनोमेनन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड इट हैज टू पार्ट्स। अगर मैं बोलूं कि इसके पास दो पार्ट होते हैं, दो तरह के बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं, आप जानते भी होंगे, मोस्ट ऑफ यू आप जान रहे हो इस चीज को। एंड इट इज नोन एज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो दो तरह के प्रोसेस है हमारे पास। एक होता है मान लो सिंथेटिक रिएक्शन, हम बोलते हैं कि कुछ बन रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस ले लो। फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन करता है लाइट के और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, एंड वो ग्लूकोज बनाता है। तो एक तरह का कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हुआ, तो वो क्या हो गया, एनाबॉलिज्म। वहीं पे ग्लूकोज का टूटना, रेस्पिरेशन जो है, वो एक तरह का कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि डिस्ट्रक्ट हो रहा है, एक बड़ा सब्सटेंस है छोटे स्मॉलर सब्सटेंसेस में टूट रहा है। तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग है। मतलब यहाँ पे कौन सा हमारे पास तीन देखिए अभी तक आया, एक हो गया मेटाबॉलिज्म, एक हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक हो गया रिप्रोडक्शन। लास्टली इंटरैक्टिव सिस्टम। इंटरैक्टिव सिस्टम कहने का मतलब क्या हो गया, कोई बता सकता है क्या? हम ही आप इंटरैक्ट करते हैं, कोई बताइए। इंटरैक्टिव सिस्टम कहने का मतलब क्या हो गया? एनीवन? बिल्कुल अभी को एग्जिस्टिंग विथ ईच अदर, बिल्कुल सही। कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको मिनिमम एक दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा सर्वाइवल के लिए, ठीक है। एक अकेला सॉलिटरी कभी नहीं जिंदा रह सकता है। तो एक दो ऑर्गेनिज्म आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये इंटरैक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के चीजों को हम इंटरैक्टिव सिस्टम कह सकते हैं। लास्टली है कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। मतलब एक वर्ड है स्टिमुलाई, एंड स्टिमुलाई वर्ड इज डेवलप फ्रॉम स्टिमुलस। स्टिमुलस किसको कह रहे हैं हम लोग? आपने क्लास 10th में वो चैप्टर हट गया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस साल के सिलेबस में, ठीक है। इस साल के सिलेबस में वो चैप्टर ही हट गया था। तो हम लोग सिंपली कह रहे हैं, स्टिमुलस कहते हैं कि मान लो कि तुम्हारे बॉडी है, तुम ऐसे ही हो, वो कोई भी चीज तुम्हारे सराउंडिंग में हो रहा है, वो चाहे कोई केमिकल चीज हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बॉडी, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में किसी भी तरह का रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है, उस चीज को ही हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे मान लो लाइट, बंद कमरे में हम गए, लाइट का जलना, लाइट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एंड उस फिजिकल प्रॉपर्टी के चलते हमारे आंखों में जो रेटिना है, रेटिना के अंदर जो कोन सेल्स है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस चीज को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि लाइट जो है हमारे बॉडी के लिए क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में एक तरह का रेस्पॉन्स को क्रिएट किया। आपको हम एक हथौड़ा मारे, तो हथौड़ा मारने से आप अपने हाथ को क्या किए, पीछे खींचे, या जिस भी पोर्शन पे आपको चोट लगा आप उसको विदड्रॉ किए। तो वो ऑब्जेक्ट जिससे हम आपको स्ट्राइक किए थे, वो आपके लिए क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, क्योंकि आपके बॉडी में वो क्या किया, एक तरह का रेस्पॉन्स क्रिएट किया। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के प्रति क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है। चाहे वो मूवमेंट करके दिखा सकता है, जैसे आप मान लो एक कॉमन रेस्पॉन्स एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, सनफ्लावर जो है वो बेंड करता है सनलाइट के टुवर्ड्स। तो इट इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट which is caused due to presence of light, and in this case जो सन है वो क्या हो गया, उस प्लांट के लिए स्टिमुलस हो गया। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है। एंड इसी चीज को हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर्टी कहते हैं कि भाई वो बड़ा ही कॉन्शियस है। मतलब आप रेस्पॉन्स करोगे ना तो आपको कॉन्शियस बोला जाएगा, नहीं तो नहीं बोला जाएगा। जैसे अभी आप आंसर दे रहे हो तो अभी आप कॉन्शियस हो, नहीं दोगे तो नहीं होगे। तो हम आपके लिए क्या हो गया, स्टिमुलस हो गए, क्योंकि हम आपके बॉडी में क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक वेल डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी ने दिया है। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब वो रिप्रोडक्शन करता है, इवॉल्विंग मतलब ग्रोथ एंड डेवलप करेगा,
एंड सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब उनमें क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता रहेगा। इंटरैक्टिव सिस्टम मतलब वो दूसरे से इंटरैक्ट करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म से। एंड कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब इट मस्ट बी कॉन्शियस टुवर्ड्स इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? मैं बताऊंगा रौनक कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस में डिफरेंस। यहां तक क्लियर है? चलिए देखिए, नेक्स्ट मैं अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं कि हमारे पास कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, तो 5 प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है। पहला जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। एक एक करके हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है ग्रोथ भाई। ठीक है, ग्रोथ को देखेंगे, ग्रोथ क्या होता है। सेकंड प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन है। थर्ड प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म है। फोर्थ इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्टली वन इज कॉन्शियसनेस। तो दे आर 5 properties which we have to study for living organism, and these properties are exhibited by living organism, and those thing which do not exhibit these properties are not considered to be living। उनको living consider ही हम नहीं करते हैं। तो एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं भाई। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है ग्रोथ। अब देखो यहां पे ग्रोथ हम लोग कहते किसको है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली इसको हम कहते हैं कि इट इज अ इंक्रीज इन नंबर। अब देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, इट इज द, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक, ठीक है, इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक इरिवर्सिबल, क्योंकि एक बार ग्रो हो जाता है बॉडी तो नॉर्मल केस में डी ग्रोथ में नहीं जाता है। हाँ सर्टेन केसेस होता है। देखो ग्रोथ कैसे हो सकता है बॉडी के अंदर, सिंपल सा उसका फेनोमेनन या कॉज हम कह सकते हैं एक ही हो सकता है कि बॉडी के अंदर अगर सिंथेटिक रिएक्शन एनाबॉलिज्म जो है वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा किससे, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन से, कैटाबॉलिज्म से। मान लो जितना हम खाना खा रहे हैं, जितना खाना बन रहा है, या बॉडी ज्यादा खाना खा रहा है कम यूटिलाइज कर रहा है, तो जो एक्सेस एनर्जी होगा वो क्या होगा, ग्रोथ में यूटिलाइज होगा। तो एनाबॉलिज्म क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए ग्रोथ के लिए कैटाबॉलिज्म के। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कम होना चाहिए बॉडी के अंदर, कंस्ट्रक्टिव वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ नजर आएगा। लेकिन यही एक्सेप्शन होता है कब, जब कैटाबॉलिज्म समझो ज्यादा हो जाएगा, ये वाला जो है, ये वाला कैटाबॉलिज्म ये अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, डी ग्रोथ होता है इस केस में। डी ग्रोथ कहते हैं हम लोग, या फिर इसी को निगेटिव ग्रोथ भी कहते हैं। इसी को हम लोग निगेटिव ग्रोथ भी कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल केस में क्या है, ग्रोथ क्या है भाई, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इन विच इंक्रीज इन नंबर, मास और वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, या तो मास बढ़ेगा या तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। जैसे कि इस केस में आपको देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मान लो एक सेल है हमारे पास, तो एक सेल है डिवाइड किया, 2 सेल बन गया, 2 सेल यहाँ डिवाइड करके फिर 2 सेल बहुत सारा सेल बनाने लगा। एंड अल्टीमेटली क्या है कि जब सेल का नंबर बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, तो जाहिर सी बात है मास भी बढ़ेगा। एंड मास बढ़ रहा है, सेल डिवाइड होता है सेल डिवीजन से। तो सिंपली हम कह सकते हैं ग्रोथ में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। एंड सेल डिवीजन से सेल का नंबर, मास या ओवरऑल बॉडी का जो वॉल्यूम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्रोथ हो गया। अब देखिए दो चीज है,
एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी में थोड़ा अंतर होता है। देखना, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि दो तरह का ग्रोथ मेरे पास देखने को मिलता है, जैसे ये देखो, एक ये ग्रोथ है जो बॉडी के हाइट में इंक्रीज हो रहा है, जैसे हम लंबे हुए जा रहे हैं, ठीक है, एंड दूसरा है हम मोटे हुए जा रहे हैं, चौड़ा हो रहा है। तो लंबाई बढ़ना, इसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। लंबाई बढ़ने को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, एंड चौड़ाई बढ़ने को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, अगर हाइट इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे, एंड जब हम मोटे हुए जा रहे हैं, हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो हम उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। तो याद रखिए, प्लांट के केस में प्राइमरी ग्रोथ जो होता है पूरे लाइफ में होता है। प्लांट अपने पूरे लाइफ में थोड़ा थोड़ा बढ़ते ही रहता है, क्योंकि इसके टिप पे हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि टिप पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके हाइट के इंक्रीज के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में प्राइमरी ग्रोथ तो एक समय तक ही होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि जब हम एडल्टहुड को अटेन कर लेते हैं, जब हम अपने टीन एज को पास कर लेते हैं, तो उस समय तक ही क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ होता है। फिर हाइट का ग्रो करना क्या हो जाता है, रुक जाता है, एंड उसके बाद से क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ पूरे लाइफ टाइम होता है। तो एनिमल का बॉडी और प्लांट के बॉडी में अंतर क्या हुआ हमारे पास, कि प्लांट और एनिमल में बेसिक अंतर ये है कि प्लांट का बॉडी में प्राइमरी ग्रोथ पूरे लाइफ टाइम तक होता है, एंड एनिमल के बॉडी में क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड तक ही होता है, उसके बाद से जो ग्रोथ होता है वो सिंपल क्या होता है, सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। साथ ही साथ सेल डिवीजन होता है, लेकिन वो लॉस्ट सेल को, या फिर हम कह सकते हैं जो डैमेज सेल है उसी को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन हो रहा होता है। अब देखिए, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ दो तरीके से होता है, ठीक है। ग्रोथ जो है वो दो तरीके से है। एक ग्रोथ होता है बॉडी के बाहर से, ठीक है, इस तरह के ग्रोथ को हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जिसको नहीं समझ में आएगा तुरंत अनम्यूट करके पूछिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा जो है वो है इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक वर्ड एक्सटर्नल से लिया गया है, सिंपल सा चीज बता रहे, एक्सटर्नल से लिया गया है। इंट्रिंसिक इंटरनल से लिया गया है। एक मिनट रुकिएगा। ओके अमृता, देखिए, तो दो तरीके का हमारे पास ग्रोथ हो गया भाई। एक है एक्सटर्नल ग्रोथ जिसको हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कह रहे हैं, दूसरा जो है वो है इंट्रिंसिक ग्रोथ जिसे हम इंटरनल ग्रोथ कह रहे हैं। एक और टर्म है जिसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। सिंपल समझिएगा, कोई भी चीज है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है उसका कोई एक्सेप्शन ना हो तो हम सिंपल कह सकते हैं वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि ग्रोथ जो है, क्योंकि ये दो तरह का है, अब मान लो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या एक्सटर्नल ग्रोथ की हम बात करें,
तो जैसे माउंटेन्स की हम बात करते हैं या सिंपल सैंड ड्यून्स की बात करते हैं, तो माउंटेन्स में क्या होता है कि सॉइल का डिपोजिशन होते होते एक समय के बाद धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, ओवरऑल मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि माउंटेन्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, माउंटेन्स जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। ठीक है, माउंटेन्स जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। तो सिंपली हम कह रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है भाई, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में डिपोजिशन जो सब्सटेंसेस का हो रहा है वो बाहर से हो रहा है। जब ये डिपोजिशन बाहर से होगा तो बाहर से डिपोजिशन लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है। तो ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ग्रोथ का एक्सेप्शन हो गया कि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर रहे हैं, लिविंग तो करते ही है, नॉन लिविंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रोथ क्या है, बाहर से हो रहा है। लेकिन वहीं पे मैं अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करूं, यस, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन वहीं पे मान लो हम बोल रहे कि इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ बॉडी, एक बॉडी है, मान लो ये बॉडी हम बोल रहे हैं, तो बॉडी अंदर से सिर्फ और सिर्फ किसका ग्रो करेगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रो करेगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी अंदर से ग्रो नहीं कर सकता है, लिविंग ऑब्जेक्ट ही इकलौता है जो अंदर से ग्रो कर सकता है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ की हम बात करें तो इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ नहीं है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इंस्टीड ऑफ इट इंट्रिंसिक ग्रोथ is considered as a property or defining property of living organism because इट हैज नो एक्सेप्शंस, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो ग्रोथ क्या है, मास में बढ़ना, साइज में बढ़ना, वॉल्यूम में बढ़ना। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ये भी बढ़ते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ से बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक से सिर्फ और सिर्फ कौन बढ़ेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पे पॉइंट भी हमारे पास, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, तो पहला हमारा प्रॉपर्टी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कंप्लीट हो गया। तो यहां तक क्लियर है सबको कि किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं, सारे लोग बोलिएगा, किसी को कोई डाउट है? विजिबल नहीं होगा लेकिन इट कैन बी मेजर्ड श्रेयांश। विजिबल नहीं है फिर भी इंटरनल ग्रोथ तो हम मेजर करते हैं ना, बॉडी का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया, मास बढ़ गया। और बाकी लोग क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो पहला हमारा प्रॉपर्टी हो गया। अब है दूसरे प्रॉपर्टी की बारी। दूसरा अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो दूसरा प्रॉपर्टी है हमारे पास रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन सिंपली हम कह सकते हैं ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को ही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी के जगह हम लोग ऑफ स्प्रिंग दोनों इंटर कन्वर्टेबल यूज करते रहते हैं। ऑफ स्प्रिंग हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। जाहिर सी बात है कि कैट विल प्रोड्यूस कैट, डॉग विल प्रोड्यूस डॉग, डॉग विल नॉट प्रोड्यूस कैट, बिकॉज जो कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। एंड जब ये प्रोसेस ट्रांसफर होता है तो जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट ही होंगे। अब इस रिप्रोडक्शन को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं।
बायोलॉजिकल इसलिए कहते हैं ये भी क्योंकि कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि ग्रो करता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसा नहीं होता है जो कि ग्रो करता है, तो इसको हम लोग बायोलॉजिकल कहते हैं। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये भले ही रिप्रोड्यूस ना करे, लेकिन कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं होता है जो कि ग्रो करता है। ऐसा नहीं है टेबल है तो 2 टेबल हो जाएगा, चेयर है तो 2 चेयर हो जाएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ, लेकिन ये रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज अ, इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये तो लग रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही दिखाता है, फिर भी ये क्यों नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कॉमन एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे ह्यूमन कपल्स है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसको हम कंसीडर कर ले कि वो नॉन लिविंग है। तो रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी नहीं होता है। मोर और लेस सिमिलर श्रेयांश। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि हम क्रॉस कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी कराते हैं, तो उस पेरेंट का 50% के अप्रोक्स तो कैरेक्टर जाएगा ही ना ऑफ स्प्रिंग में। तो सिंपली रिप्रोडक्शन जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं निकला। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं निकला? क्योंकि नेचर में बहुत सारे ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते। जब वो रिप्रोड्यूस नहीं करते तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें हम नॉन लिविंग कह देंगे। तो रिप्रोडक्शन भले ही कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं दिखाता हो, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड टू बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट हैज सर्टेन एक्सेप्शंस। तो हमारे पास अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। एक पढ़ा ग्रोथ को, वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं निकला। ग्रोथ में इंट्रिंसिक ग्रोथ निकलता है, मतलब इंटरनल जो बॉडी ग्रो कर रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाता है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जब भी आएगा तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ हम लिखते हैं तो वो नन, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। वहीं पे रिप्रोडक्शन की हम बात करें, रिप्रोडक्शन को भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर किया गया है। अब रिप्रोडक्शन कितने पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसके आधार पे 2 तरीके का होता है। एक को हम एसेक्सुअली कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? सेक्सुअली कहते हैं। एसेक्सुअली हम कह रहे हैं ये जो प्रोसेस है यूनिपेरेंटल होता है। सेक्सुअली क्या है? यहां पे हम कह रहे हैं कि ये क्या है? बाई पेरेंटल होता है, यहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जाहिर सी बात है एसेक्सुअली में क्या होगा? ये यूनिपेरेंटल है, एंड यूनिपेरेंटल होने के चलते यहाँ कोई मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हम लोग नहीं बोलते कि ये मेल पेरेंट है या फीमेल पेरेंट है। लेकिन वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जो इंडिविजुअल है, एक पेरेंट है, उसको मेल कंसीडर करते हैं, जिससे ट्रांसफर होता है गैमीट का, एंड दूसरा जो गैम फीमेल कंसीडर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होता है। क्यों भाई? अगर मान लो ये हम एक पेरेंट इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये वाले को देखिए, राइट साइड वाला को हम पेरेंट कंसीडर किए। अब ये हमारे पास कितना सेल है? एक सेल है, एंड ये पेरेंट है, मतलब क्या हो गया? एक बॉडी हो गया। जाहिर सी बात है। अब देखिए यहाँ पे कि एक बॉडी था, ये जब इसका सेल डिवीजन हुआ तो ये 2 सेल में जब बटा तो यहाँ 2 बॉडी हो गया, क्योंकि बॉडी एक ही सेल का बना हुआ था, तो ये बॉडी सेकंड हो गया। ये बॉडी 1 था, ये बॉडी सेकंड हो गया। तो यहाँ पे क्या है? 2 सेल बनने के कारण क्या है? 2 बॉडी भी बन गया। ठीक है, 2 सेल बनने के कारण गया, एंड इस वजह से
इस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है। जब वो ग्रो करेगा, मतलब सेल डिवाइड जैसे ही किया, तो हम कह देंगे कि भाई वो तो रिप्रोड्यूस भी कर लिया। क्यों? क्योंकि एक बॉडी था, अब दो बॉडी हो गया। लेकिन वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। ग्रो करना एंड रिप्रोड्यूस करने में अंतर है। हम 24 घंटे ग्रो कर रहे हैं, हमें हमेशा सेल डिवाइड कर रहा है, सेल्स बन रहे हैं, लेकिन हम 24 घंटे रिप्रोड्यूस तो नहीं ना कर रहे। रिप्रोड्यूस कब करेंगे? जब एक बॉडी का प्रोडक्शन हम कर देंगे। तो सिंपल क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, अलग अलग इवेंट होता है। क्लियर है? देखिए, नेक्स्ट, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कंसीडर किए? क्योंकि यहां देखिए कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल है, जैसे म्यूल्स की बात करें, म्यूल्स क्या है, एक हाइब्रिड है। ये एक हाइब्रिड है, क्योंकि म्यूल को जितना बार हमको प्रोड्यूस करना होता है, उतना बार हमको क्या करना होगा, हॉर्स और एस को क्रॉस कराना होगा। हॉर्स और एस को क्रॉस हम कराते हैं, गधे और घोड़े को, तो म्यूल पैदा होता है। तो म्यूल जितना बार भी हमको रिप्रोड्यूस करना है, उतने टाइम्स हमको क्या करना होगा, हर बार हॉर्स और एस को क्रॉस करवाना होगा, तब म्यूल होगा। म्यूल कभी म्यूल प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वहीं पे वर्कर हनी बी जो होती है, ये वर्कर हनी बी, ये भी क्या होती है, ये स्टेराइल फीमेल होती है। स्टेराइल मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हनी बी में क्वीन बी जो है, वही एग्स का प्रोडक्शन कर सकती है। तो वर्कर हनी बी भी जो है, वो भी क्या है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, बहुत सारे ह्यूमन कपल है जो इनफर्टाइल है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक मिनट। हमको फीचर पढ़ना है, दो अभी तक हम लोगों ने फीचर को पढ़ा। एक फीचर था ग्रोथ, दूसरा फीचर है हमारे पास रिप्रोडक्शन। ये दोनों का दोनों अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, दोनों फीचर हमारे पास वो है, ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। ये दोनों का दोनों क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन तीसरे प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, तो वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या है, ये देख लो, एक कॉमन हमारे पास एक एग्जांपल है, एक सेल है, बाहर फूड मॉलिक्यूल है। तो ये क्या होगा, फूड मॉलिक्यूल जैसे इंटर होता है तो कैटाबोलिक पाथवे, जाहिर जाहिर सी बात है क्या होगा, ये डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होगा तो टूटेगा, टूटेगा, यहाँ पे क्या है, टूटेगा स्मॉलर यूनिट्स में। एंड स्मॉलर यूनिट्स से क्या होगा, एनाबॉलिक पाथवे, एनर्जी जो निकलेगा उससे क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्टिव मैक्रोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस किया जाएगा। तो सिंपली क्या है कि यहाँ पे प्रोसेस जो हो रहा है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस, दूसरा है एनाबॉलिक प्रोसेस, टोटल मिला के हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। ठीक है। एंड देखो, ये पहला हमारे पास आया है, जो कि क्या है भाई, ये वाला डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पहले दो फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा है, जो कि नॉन डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन वहीं पे मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर हो गया हमारे पास। तो मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग बॉडी। अब देखो, लिविंग बॉडी के बाहर भी हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं, जो कि लिविंग रिएक्शंस। जैसे कि एग्जांपल, आपने आईवीएफ के बारे में सुना है क्या? किसी ने आईवीएफ के बारे में सुना है क्या?
सॉरी प्रतीक सर, मैं डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये गैलेक्सी J4 के नाम से जो भी ज्वाइन हुए, काइंडली रीनेम योरसेल्फ। Yes, Utkarsh and Ronak, in vitro fertilization, it is correct. Galaxy J4 Plus, kindly rename yourself. चलिए देखिए, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा है, हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा है भाई। ओके माला, देखिए तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें हैं। अब हम टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, इन विट्रो, देखो एक वर्ड होता है, दो वर्ड समझना, जैसे मैं लिखता हूं, यहां लिखता हूं, देखो एक वर्ड होता है इन विट्रो, एक वर्ड होता है इन वीवो। अब वीवो फोन वाला वीवो नहीं है, वीवो कहने का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर, ठीक है, इनसाइड बॉडी। वीवो मतलब बॉडी हो गया, इन वीवो मतलब इनसाइड बॉडी, मतलब वैसा रिएक्शन जो कि बॉडी के अंदर होता है उनको हम इन वीवो कहते हैं। इन विट्रो मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, लेकिन वैसा ही आर्टिफिशियल मीडियम होता है जैसा बॉडी के जैसा ही होता है। तो हम आईवीएफ में क्या करते हैं, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास स्पर्म होगा एंड ये क्या होगा, एग होगा। इन दोनों के बीच हम लोग आर्टिफिशियल मीडियम में क्या कर रहे हैं, वैसा ही कंडीशन जैसा कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, उतना ही टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल, सब सारा मेकअप ये क्या होगा, सेम होगा। एंड इसके बीच फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन है वो कैसा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हम कंसीडर इसको कर सकते हैं, इनको हम लोग लिविंग रिएक्शन तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इनको हम लिविंग बीइंग तो कंसीडर नहीं कर सकते। तो सिंपल क्या है, बॉडी के बाहर भी बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, लेकिन उन रिएक्शंस को हम लिविंग रिएक्शंस कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कहते, जिसके वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो एक क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। मतलब आउटसाइड द बॉडी हमारे पास जो रिएक्शंस हम करवा रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस या लिविंग रिएक्शंस कहते हैं, लेकिन उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कभी नहीं करते हैं, क्योंकि खाली रिएक्शन हो रहा है ना, उसमें ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना है वो। चलिए, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। जैसे सेल फ्री सिस्टम में यहाँ पे देखो साइंटिस्ट है लैब में भाई, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये एन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, इन विट्रो मतलब क्या हो गया, अभी बताए, आउटसाइड द बॉडी, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शंस। कंसीडर नहीं करते, लेकिन लिविंग रिएक्शंस कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा प्रॉपर्टी था जो कि था मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, तो तीन अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा, कौन कौन सा, एक बार शुरू से आ जाते हैं, ठीक है, एक बार हम लोग शुरू से आ जाते हैं। तीन प्रॉपर्टी अभी तक भाई हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट किया है लिविंग वर्ल्ड, पहला चैप्टर है, पहला यूनिट, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला यूनिट का सबसे आसान और हम कह सकते हैं सबसे छोटा चैप्टर है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया इस चीज को। तो लिविंग वर्ल्ड, इसके बाद से हम लोग सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट यूनिट हम लोग पहले पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। देखिए, तो लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ क्या है, बड़ा यूनिक चीज है, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये क्या होता है, वैरी करता है। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसी चीज पे हम डिफाइन करते हैं, कैसे भाई, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्व करते हैं, ग्रो एंड डेवलप करते हैं, साथ ही साथ रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस उनमें होता है, इंटरैक्ट करते हैं अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, साथ ही साथ उनमें कॉन्सियसनेस होता है, ताकि वो क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके टुवर्ड्स रेस्पॉन्ड करेंगे। तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन था।
नेक्स्ट हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को, कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है। हमारे पास 5 प्रॉपर्टी है, जिसमें 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। देखो हर साल नीट में एक क्वेश्चन तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड से रहता ही है, बड़ा सिंपल चैप्टर है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड मैं अगर बात करूं, हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी को पढ़ा था ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? मास में बढ़ना, वॉल्यूम में बढ़ना, नंबर में बढ़ना सेल का। और किस प्रॉपर्टी या किस प्रोसेस से बढ़ेगा? तो जाहिर सी बात है सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन अब दो तरह का हो सकता है, माइटोसिस, मियोसिस, वो बात अलग है, लेकिन सेल डिवाइड तो करेगा ना। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है। फिर हम लोगों ने याद करी, अभी मैंने बताया था क्या भाई? अभी मैंने बताया कि ग्रोथ दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी ग्रोथ हाइट बढ़ता है, दूसरा क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ थिकनेस बढ़ता है। तो प्राइमरी ग्रोथ पूरे लाइफ टाइम में क्या होता है? पूरे लाइफ टाइम में प्राइमरी ग्रोथ जो होता है वो एक फिक्स्ड पीरियड तक ही होता है एनिमल्स में, लेकिन वहीं पे हम लोग बात करें प्लांट्स में, तो उनमें क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ कंटिन्यूअस पूरे लाइफ टाइम तक होता है। क्यों? क्योंकि उनके टिप पे क्या पाया जाता है? उनके टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? एनिमल्स में भी लाइफ टाइम तक होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ग्रोथ जो है वो दो तरीके का है। याद करिए स्लाइड में मैंने क्या बताया था, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को एक्सटर्नल कहते हैं, इंट्रिंसिक को इंटरनल कहते हैं। एक्सट्रिंसिक की हम बात करें तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग दोनों दिखाता है, ठीक है। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाता है। तो ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम नहीं कहते क्योंकि उसका एक्सेप्शन है, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम क्या कह सकते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? फिर देखिए हम लोगों ने पढ़ा दूसरा प्रोसेस, रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या है? वैसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, इस चीज को रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर मैंने क्या बताया था? देखिए मैंने क्या बताया था, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में कोई रोल नहीं करता है। उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकाल भी लेंगे तो मरेगा नहीं, वो आराम से जिंदा रहेगा, लेकिन स्पेसीज के सर्वाइवल में रोल प्ले करता है। रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि नेचर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज होता है भाई। क्यों? क्योंकि जब भी सेल डिवाइड करेगा मतलब बॉडी डिवाइड कर गया, बॉडी डिवाइड कर गया मतलब दो बॉडी बन गया, एंड दो बॉडी का बनना ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज होता है, लेकिन वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही अलग अलग चीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा हम लोगों ने देखा था मेटाबॉलिज्म के बारे में। अभी हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या पढ़ा भाई? कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो क्या होंगे, चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शंस हो चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो, दोनों के दोनों रिएक्शंस जो होते हैं वो उन्हीं को मिला के टोटलिटी में हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एंड मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं सेल फ्री मीडियम में, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवम को फ्यूज कराया जाता है आर्टिफिशियल मीडियम कंडीशन में, तो उनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस या लिविंग रिएक्शन कंसीडर करते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते। ये तीन प्रॉपर्टी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। चौथे प्रॉपर्टी की हम बात करें तो चौथा प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है किस चीज पे? तो हम कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी हमारा बेस्ड है सेल थियरी पे। आपने सेल थियरी के बारे में पढ़ा है क्या? ये नाम सुना है सेल थियरी? बताइए तो अमृता, सेल थियरी है क्या? बिल्कुल। अगर मैं पूछूं कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या होता है, कोई बता सकता है क्या एक्सेप्शन क्या होगा सेल थ्योरी का?
बिल्कुल सही। अभी बैक्टीरिया नहीं होता है, वायरस होता है, ठीक है। वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस, ये वायरस बहुत तरह का है। अभी हम लोग इस वायरस से जूझ ही रहे हैं, कोरोना वायरस से। तो वायरस जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है। अब देखो ये वायरसेस, आखिर हम कोविड से इतना जूझ क्यों रहे हैं, समझिए इस चीज को। हम हमको क्यों दिक्कत हो रहा है, आप कोई बता सकता है कि क्यों सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कोविड के साथ हो रहा है? सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लो कि हम अभी के सिनेरियो में बात करें, तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? क्या ऐसा हुआ है जिसके कारण हम लोगों बहुत ज्यादा बुरे कंडीशन में हेल्थ से? इंटरेक्शन, ये तो है, इंटरेक्शन तो है ही। मतलब सिंपल समझना, अगर मैं वायरस की बात करूं ना, देखो आखिर कोविड हमको इतना हार्म क्यों पहुंचा रहा है। अगर मैं वायरस की बात करूं, मान लो ये वायरस है, तो उसमें वायरस में रहता क्या है, सिंपल ना, एक ऊपर से प्रोटीन का कोट रहता है ऐसा, ठीक है, और अंदर सिंपल जेनेटिक मटेरियल रहता है। या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं होता है। जैसे बाकी सेल में हमारे आरएनए भी पाया जाता है, मान लो एनिमल सेल में, प्लांट सेल में आरएनए भी पाया जाएगा, डीएनए भी पाया जाएगा। लेकिन वायरस जो होता है ना, वायरस में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। एंड कोरोना वायरस जो है ना, उसमें आरएनए है। कोरोना में है, उसमें आरएनए है। आरएनए और डीएनए में हम बात करें तो डीएनए एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, आरएनए क्या होता है, एक नॉन स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। इसी वजह से क्या कर रहा है ना, कि ये जो कोरोना वायरस है बहुत तेजी से म्यूटेट कर रहा है। मतलब म्यूटेट कर रहा है, अपना स्ट्रेन बदलता चला जा रहा है। एंड वायरस क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जाने पे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी होता है। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसको हम लिविंग कह रहे हैं और उनमें सेल्स ना हो, ठीक है। मतलब चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मोस्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, सबका बॉडी सेल से बना होगा। यही चीज तो स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी में बताया था, पहला स्टेटमेंट, कि जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट होंगे या फिर वो एनिमल होंगे, उनका बॉडी सेल से ही बना होगा। तो यही चीज सेल थियरी में बताया गया है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि चाहे ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सेल तो रहेगा ही। तो ये है हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, जिसमें से 2 जो है वो डिफाइनिंग निकला, 2 जो है वो नॉन डिफाइनिंग निकला। एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है भाई, तो कंसियसनेस। अगर मैं कंसियसनेस की बात करूं, तो कंसियसनेस क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, उनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स क्या करते हैं, उनको सेंस करते हैं। कि चाहे मान लो हवा चल रहा है, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, फूड कहाँ है, सेंस करेंगे उस चीज को, अपने आसपास के सराउंडिंग को, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, चाहे उसको देख के, उसको स्मेल करके, सेंस करके। तो ये सारा जो फीचर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कि अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हो रही चीजों में बदलाव को महसूस करना, इसी चीज को कंसियसनेस कहते हैं। लेकिन कंसियसनेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। मल्टी सेलुलर में भी मोस्ट कम्प्लेक्स, हम कह सकते हैं मैमल्स हो, मैमल्स में भी ह्यूमन बींग्स तक हो, सब में क्या है, कंसियसनेस तो पाया ही जाता है। लेकिन इस कंसियसनेस के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कंसियसनेस रहने के कारण इस कंसियसनेस को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो कह ही सकते हैं, ठीक है। इट इज कंसीडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कंसियसनेस हमारे पास क्या हो गया भाई, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कंसियसनेस क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब देखिए, कंसियसनेस तो सब में पाया जा रहा है, चाहे वो प्लांट्स होंगे वो भी सेंस करते हैं, एनिमल्स में यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, मैमल्स में भी सारे मैमल्स है। लेकिन इसी कंसियसनेस का एक हाई डिग्री पाया जाता है, हाई डिग्री ऑफ कंसियसनेस, एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी सेल्फ कंसियसनेस। एंड सेल्फ कंसियसनेस है क्या भाई, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस देखिए, हम हैं ह्यूमन बीइंग, देखो यहाँ पे खुद के लिए कॉन्शियस है,
खुद के लिए कॉन्शियस होने का मतलब ये नहीं कि अपने अपने खाने को लेके कॉन्शियस है, अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस, ये नहीं। सेल्फ कॉन्शियसनेस कहने का मतलब क्या हो गया कि हम अपने आसपास के सराउंडिंग को, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसमें कोई चेंज होता है तो उसके टुवर्ड्स क्या होता है, रेस्पॉन्स करता है, रेस्पॉन्ड करता है। हम क्या करते हैं, उस चेंज को भी मोर और लेस क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि अभी गर्मियों का दिन आ गया, जितने भी एनिमल्स है वो क्या करेंगे, सेंस करेंगे कि हाँ भाई बाहर बहुत गर्मी है तो चलो छांव में पानी में बैठते हैं, पानी पीते हैं, ये चीज करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सराउंडिंग को ही चेंज कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। जैसे हम एसी में, तो एसी भी तो ह्यूमन बींग बनाया है। जाहिर सी बात है ह्यूमन बींग अपने आसपास के सराउंडिंग को मोर और लेस बहुत हद तक क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इसी कंट्रोलिंग फीचर के कारण ह्यूमंस के केस में हम only organism having self consciousness। तो ये 5 प्रॉपर्टीज था हमको, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये 5 हमारे पास प्रॉपर्टी था। एंड ये प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या, ये प्रॉपर्टी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, जिसमें 2 प्रॉपर्टी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग नहीं है। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस ये क्या है भाई, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो यहां तक क्लियर है सबको, बोलिएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि एक तो हम ऐसे मीडियम में हैं जहाँ पे एक डिफरेंस, एक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, एक फिजिकल इंटरेक्शन हमारा नहीं हो रहा है। अब इस प्लेटफॉर्म पे भी हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो ये वन वे हो जाएगा, सिर्फ मैं बोलूंगा आप सुनोगे। तो आपको अब से क्लासेस स्टार्ट हो गई, आपका चैप्टर्स स्टार्ट हो गए, एंड बिल्कुल चैप्टर स्टार्ट हो गए। हम लोग पूरे प्लानर के साथ चैप्टर को स्टार्ट करके एंड टाइम पे उसको फिनिश करना, टेस्ट लेना। देखो इस प्लेटफॉर्म पे अगर इंटरेक्ट आप नहीं करिएगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगेगा कि आपको नहीं समझ में आया या आया, ये तो फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं पता चल रहा है क्योंकि सामने हो नहीं आप। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप इंटरेक्ट करो, जो चीज़ नहीं समझ में आया वही चीज़ वहीं पे पूछ लीजिए, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होता है। बाद में टालना या इस ये जो बीमारी होती है जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। मेजर कॉज ऑफ अनसक्सेस इन मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ। ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है कि बाद में करेंगे, बाद में हो जाएगा, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में कर लेंगे, एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे, वैसा इंडिविजुअल आप एग्जाम्स स्कूल के तो पास कर सकते हैं, आप बोर्ड्स के तो पास कर सकते हैं, आप कंपीट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज को बहुत नकारना होगा कि नहीं, अभी का काम हमको अभी कंप्लीट करना है। देखिए मैं अगर मैं इस चीज को सिलेबस वाइज कर लेता हूँ, यहां तक कोई दिक्कत है तो पहला हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया, अब स्टार्ट करते दूसरा पार्ट भी हम लोग देखेंगे। एक बार फिर से हम लोग देख रहे रिवाइज करके, किसी को कोई दिक्कत है किसी स्लाइड में तो आप बोलिएगा। इसमें सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो सिंपल है बहुत, ये सिंपल चैप्टर, बहुत बेसिक। अभी आपको लग रहा होगा कि ये इतना आसान चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे भी क्वेश्चन है। देखो अगर मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स बताता हूं आपके एग्जाम के बारे में, तो वो, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। सबको व्हाइट बोर्ड आ रहा है? देखिए अगर मैं आपके एग्जामिनेशन की बात करूं तो आप बायो एज अ स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर रहे हो, पीसीबी में आप एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो आपसे मोस्टली यही होगा कि आप मैथ से भागने के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपको बायो अच्छा लगता है, एंड आपका जो ये मैथ से हटना नहीं है, आपका एम जो है वो डॉक्टर बनना है। ये मेरा आप सबसे उम्मीद है कि आप इस चीज़ के लिए
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कंसीडर कर दिए। कुछ मैं आपको डेटा बता दे रहा हूँ कि अभी के लास्ट ईयर में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था नीट के लिए वो अप्रोक्सीमेटली 19 लाख रजिस्ट्रेशन थे। ठीक है, ये मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 की बात कर रहा हूँ। एंड इन 19 लैक्स में आप मान के चलो कि बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो भर देते हैं, पढ़ने उड़ने से कोई मतलब नहीं है, जो स्टेट बोर्ड में है, इवन सीबीएसई में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सिर्फ टाइम पास के लिए फॉर्म भरते हैं एंड जाके एक रहता है फैसिनेशन कि हमको एग्जाम देना है, हम भाई डॉक्टरी का एग्जाम दिए, हम मेडिकल का एग्जाम दिए हुए हैं। तो ऐसे मान के चलो कि आप बिल्कुल ही 10 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं, पढ़ाई लिखाई उनको सिलेबस, उनको चैप्टर का नाम तक नहीं पता होगा पूरा 11th-12th का। लेकिन आप 9 से जो 10 लाख बच्चे ऐसे बचे होंगे, ये 9 से 10 लाख बच्चे जो कि कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन का प्रिपरेशन में होंगे। ठीक है, ये प्रिपरेशन मोड में होंगे बच्चे। जब ये बच्चे प्रिपरेशन मोड में होंगे तो जाहिर सी बात है इनमें 50% ऐसे बच्चे होंगे जो सिंसियर प्रिपेयर कर रहे होंगे, कि प्रॉपर टेस्ट देते होंगे, सिंसियर प्रिपरेशन मोड में होंगे। अब समझो, मान के चलो तुम्हारा कंपटीशन इस 5 लाख बच्चों से है। मैं एक डेटा आपको बता रहा हूं, डेटा के थ्रू आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन जो टफनेस लेवल है एग्जामिनेशन का वो कहां तक होने वाला है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में अगर 5 लाख में बात करूं, अगर मैं सीट्स की सिंपल बात करता हूं, एंड नीट इज द ओनली एग्जाम which through which you can do MBBS, which मैं जानता हूं कि मेन ड्रीम यही सबका होता है। BDS डेंटल भी बन सकते हो। ठीक है, एक होता है आपका BAMS, आपको नहीं पता होगा कि पता है पता नहीं, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं ये भी आप बन सकते हो। इसी नीट के थ्रू आप क्या हो सकते हो, BHMS होम्योपैथिक भी बन सकते हो। फिर इसी नीट के थ्रू आप BVSC भी कर सकते हो। आपने BVSC, BVSC कहते हैं बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, आप जानवर के भी डॉक्टर बन सकते हो। तो भाई उतना तो जानवर, लेकिन समझो आप स्ट्रीम में अवेलेबिलिटी बता रहा हूँ, इसी की नीट के थ्रू आप और भी एग्जाम्स यानी कि बायोटेक वगैरह जो होता है उसके लिए भी एलिजिबल रहते हो। लेकिन अगर मैं अभी से सिंसियरली बोलूं तो आप फोकस तो इस पे करोगे कि भाई MBBS डॉक्टर बनना है मेरे को। ठीक है, MBBS डॉक्टर मेरे को बनना है। तो अब देखो MBBS की मैं सीट्स की बात करूं तो हमारे पास सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग हम कह सकते हैं कि आपका 40,000 से 60,000 के बीच में जो है वो सीट्स है गवर्नमेंट की। ठीक है, एंड प्राइवेट में मान के चलो कि लगभग यही डेटा तुम्हारे पास भी है प्राइवेट में भी। ठीक है, लगभग 40 to 50,000 सीट्स है। अब ये दिख तो बहुत रहा है कि भाई 5 लाख बच्चे देंगे जिसमें हमको 50,000 के अंदर आना होगा, लेकिन आपको 50,000 के अंदर नहीं आना है। आपको कितने के आना है, अब इसमें देख लो, इसमें 2 कोटा होता है। एक होता है ऑल इंडिया कोटा, एक होता है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में 85%, मान लो कि 85% जो सीट है वो स्टेट कोटा से बढ़ता है, एंड ऑल इंडिया कोटा से 15% सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब ये आपको कोटा तो अभी काउंसलिंग आपको प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं क्लियरिफाई कर, मान लो कि से आपको बिहार में, आपने PMCH का नाम सुना है क्या, कितने लोगों ने सुना है? सुने? तो PMCH में क्या है, मान लो कि हम कंसिडर करते हैं, मान लो 100 सीट, ऐसे 150 हो गया है लेकिन हम 100 सीट पे आपको क्लैरिफाइड डेटा। PM सीट में जो 100 सीट है उसमें से 85 सीट जो होगा ना वो बिहार के बच्चों से बढ़ेगा। ठीक है, एंड जो बाकी 15 सीट होगा ना उसमें ऑल इंडिया कोटा से बढ़ेगा। मतलब उसमें हो सकता है कि मद्रास का भी तुम्हारा बच्चा रहे, हो सकता है कि वो बच्चा पंजाब का भी रहे। तो ऑल इंडिया कट ऑफ क्या होता है, बहुत ऊपर जाता है, क्योंकि आप अपने ही कंट्री के लिए, अपने ही स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं, आप दिल्ली में भी एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो ऑल इंडिया का जो कोटा का रैंक रहता है वो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि बिलो 10,000 रहता है।
गवर्नमेंट के लिए बता रहे, प्राइवेट के लिए डॉक्टर बनना नहीं बनना बात बराबर ही है। एक तो फीस इतना ज्यादा है, दूसरा चीज क्या है भाई, ठीक है, दूसरा चीज प्राइवेट में कोई सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं, आपको कोई लाइफ में लगेगा नहीं कि कुछ अचीव करके हम आए हैं, कुछ भी फीलिंग नहीं आएगा। बाकी डॉक्टर की कम्युनिटी में भी प्राइवेट वाले को कोई कोई पूछता नहीं है, अपने ही उसके डॉक्टर के कम्युनिटी में जो गवर्नमेंट वाले चार खड़े रहेंगे तो प्राइवेट वाले को इंटरटेन भी नहीं करेंगे कि भाई तो डोनेशन पे पड़ा होगा, थोड़ी ना मेहनत किया होगा। तो आपको टारगेट गवर्नमेंट के लिए करना है। अगर मैं स्टेट कोटा की बात करूँ तो कुछ स्टेट्स जैसे कि आप जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे मेजर ना बच्चे बहुत आईटी मेडिकल के लिए तैयारी करते हैं एज कम्पेयर टू तमिलनाडु और केरला। वहाँ बच्चे एक ही स्ट्रीम पे नहीं जाते, ऐसा नहीं कि खाली मेडिकल आईटी, वहाँ पे दूसरे स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स में भी बच्चे जाते हैं। लेकिन बिहार यूपी में क्या है, एक फ्लो बना हुआ है कि नहीं आईटी मेडिकल, तो बिहार यूपी में स्टेट कोटा का जो कट ऑफ है काफी ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मान के चलो कि आपको 15,000 के नीचे रैंक रहना चाहिए। अब समझो कि कहाँ 19 लाख बच्चा भरा है फॉर्म, और आपको कितने के अंदर आना है, 15,000 के अंदर। एंड इसका मैं डेटा बता दे रहा हूं कि 720 का आपका एग्जाम होता है, एंड 720 के एग्जाम में आपका अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 360। देखो यहाँ बायो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पे नीट क्वालिफाई करने के लिए बायो इज द मेन सब्जेक्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये तो आपको मार्किंग स्कीम पता भी होगा बहुत लोगों को। 360 का बायो होता है, 50% जो होता है वो बायो होता है, 180 का 25% फिजिक्स होता है, एंड 180 का केमिस्ट्री होता है। अब 720 में ना आपको 607 पे भी ना इस साल कॉलेज नहीं मिला था। सोचो, लास्ट कॉलेज 607 पे भी बिहार में आपको नहीं मिला है। मतलब इस साल तो ये 2020 का है, 21 में वो बच्चे जो अनसेलेक्ट हुए होंगे कम से कम 1 से 1.5 लाख बढ़ा दो इसमें, 1 से 1.5 लाख तुम बढ़ा दो उतने बच्चे। मतलब तुम जब दोगे 2023 में तुम, तो मान के चलो तुम्हारे पास 22 to 23 लाख स्टूडेंट होंगे जो नीट में अपियर करेंगे। और आप जानते हो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, ये 2 से 3 साल में कोई बहुत बड़ा कॉलेज का सीट का नंबर में इंक्रीमेंट, कॉलेज बन बन के तैयार है लेकिन गवर्नमेंट के पास फुर्सत नहीं है, उसके पास सपोर्ट ही नहीं है कि वो क्या करेगा कि उतना उसको फंडिंग दे कि वो चालू हो पाए। तो सीट उतने नहीं बढ़ेंगे। मान लो इसमें 1,000 सीट जुड़ गया, दो कॉलेज स्टार्ट हो गया, 2-4 कॉलेज, ठीक है, या 10 कॉलेज 8 से 10 स्टार्ट होगा तब 1,000 सीट बढ़ेगा। तो आप मान के चलो कि आपको 15-16 हजार के नीचे आना है। अगर मैं मार्क्स बात करूं, दिन पर दिन क्या कर रहा है, एनसीईआरटी के अप्रोक्स सिलेबस होते जा रहा है। आपको लगा होगा कि हाँ अभी आप एनसीईआरटी उठाओगे और जो मैंने पढ़ाया है तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो सर तो हूबहू एनसीईआरटी पढ़ाया है, या फिर एनसीईआरटी के आसपास ही था, क्योंकि सिलेबस ही है। 90 क्वेश्चंस आपके बायो से आते हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चंस बायो से, एंड 90 क्वेश्चंस में ना 85 प्लस क्वेश्चन जो होता है डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछ रहा है। तो एनसीईआरटी बहुत बाइबल है इस कंपटीशन के लिए। आपको आपको compete करने के लिए अगले साल आप 2023 के लिए टारगेट करो तो मान के चलो आप 650 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है। सोचो एक ऐसा कंपटीशन जिसमें कि कट ऑफ आपका 90% का अप्रोक्स कट ऑफ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप सोच लो कि टफनेस लेवल क्या है। नहीं नहीं, बिल्कुल जीके से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आता है प्रियंका। वो एम्स पहले एग्जाम होता था उसमें होता था 20 क्वेश्चन, वो एग्जाम बंद हो गया, नीट में कंबाइन हो गया। अब एम्स में भी नीट के ही थ्रू एडमिशन होता है। अब एमबीबीएस के लिए एक ही एग्जाम है, वो है नीट, दूसरा कोई एग्जाम नहीं है। एम्स और जिपमर लास्ट के लास्ट ईयर तक हुआ है, फिर वो कंबाइन हो गया, 2019 तक हुआ है, फिर वो कंबाइन हो गया एम्स एंड जिपमर। तो आप मान के चलो कि वैसा कंपटीशन, टफनेस लेवल क्या हो रहा है, हल्का कर रहा है एनसीईआरटी, तो कट ऑफ बहुत, क्योंकि बहुत सब लड़के तो एनसीईआरटी फिर पढ़ने लगेंगे। तो यहाँ आपको क्या मेंटेन, तो आप कैसे कम, पहले क्या होता था ना, पहले समझो, पहले क्या होता था कि 450 तक सिलेक्शन होता था, 450 प्लस पे सिलेक्शन हो जाता है, 720 में 450 प्लस लाए सेलेक्ट हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया आपको। 500 वगैरह पे तो पीएम सीट मिल जाता था। लेकिन अब समझो पीएम सीट लेने के लिए आपको 620 630 लाना होगा, ठीक है। तो इतना इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया है, मतलब 100-150 नंबर का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ह्यूज डिफरेंस, जिसमें एग्जाम ही 720 का है। ऐसा नहीं कि 1000 का एग्जाम है कि 600 नंबर लाना है, नहीं, 720 में तुमको 650 नंबर लाना है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी, इसी चीज को मेंटेन करना है।
एक्यूरेसी सब नीट में एक ही चीज है, एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी आप लगेगा ना कि ये क्वेश्चन आप बना लिए तो आपका सही हो गया, एग्जाम देके आओगे ना बड़ा खुश रहोगे अंदर से, अच्छा सब बनाए हैं, लेकिन आके मिलाओगे ना तो 10-15 नंबर ऐसे ही कट जाएगा, 10-15 क्वेश्चन कट जाएगा, गलत हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी की कमी है। एक्यूरेसी कहाँ से आता है? लेस स्टडी। ये बहुत मूल कंसेप्ट हम बता रहे हैं नीट क्रैक करने का। लेस स्टडी, लेस स्टडी मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिए, मतलब लेस सोर्स से पढ़ रहे हैं, लेस सोर्स। ऐसा नहीं, अब देखो 10 से 11 में आते हो ना तो अपने रूम को लाइब्रेरी बनाने का बड़ा मन करता है कि हाँ भाई ये मोटा मोटा किताब खरीद लिए, चार फिजिक्स का खरीद लिए, 4-5 बायो का खरीद लिए, 3-4 केमिस्ट्री का खरीद लिए, एकदम रूम सजा लिए कि रूम में कोई भी एंटर हो रहा है तो लग रहा है कि हाँ भाई अब ये मेडिकल का तैयारी कर रहा है। लेकिन यहीं पे आपको नहीं करना है, आपको लेस सोर्स रखना है, एनसीईआरटी, क्लास नोट्स एंड क्वेश्चन, जो मॉड्यूल से क्वेश्चन है आपके या क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट जो मिलेगा बस उसको आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा बायो में स्पेसिफिकली आपको कुछ नहीं करना है। पर डे बायो में 1 से 1.5 घंटा का आपको समय देना है, बाकी समय फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि एक्चुअली में जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनका मोर और लेस बायो सही ही रहता है। ठीक है, बायो में सही स्कोर 330 प्लस होता है, इतना आपको मिनिमम लाना होगा तब जाके आप सेलेक्ट होने की कैटेगरी में रहिएगा। गवर्नमेंट बोल रहे हैं, एम्स वगैरह तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आपको हाँ बिल्कुल ओनली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एकदम बाइबल रट जाओ, एकदम रटना मतलब कि एक चीज लाइन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई लाइन लिखा है उसका क्या मतलब है, कहाँ है, क्या क्या उसमें डायग्राम है, क्या क्या लेबलिंग है, चार्ट्स टेबल सब याद होना चाहिए एकदम। तब जाके आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा कि आप 330 प्लस में स्कोर कर पाइएगा। नहीं तो 4 जगह से पढ़िएगा, रिवीजन कहीं से होगा नहीं, और मार्क्स आपका 200-250 के आसपास चला जाएगा। तो स्टडी लेस, लेस सोर्स से विथ मल्टीपल रिवीजन एज मच एज पॉसिबल, मल्टीपल रिवीजन। ठीक है, मैक्सिमम आपको रिवीजन करना है आपको। अगर आप मैक्सिमम रिवीजन नहीं करते, आप उसी समय रेस से बाहर है, आपका कहीं स्टैंड ही नहीं है कि आप कभी भी 600 प्लस उठा भी पाइए अगर रिवीजन नहीं है आपका तो। एंड न्यूमेरिकल सॉल्व, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सोर्स कम रखना है, क्वेश्चन मैक्सिमम जितना प्रीवियस ईयर बना रहे हैं, जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जितनी बुक से मिल रहे हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं बना रहे हैं हम, उस पर टाइम इन्वेस्ट करना है आपको अभी से। और समझिए ये 2 साल का स्पैन अभी अभी हम लोग, समझिए इस चीज को कि बैच लॉन्च करने का हमारा पर्पस क्या था, कि 10th का आपको लग रहा होगा कि रिजल्ट भी नहीं आया, इतना जल्दी बैच स्टार्ट हो गया, तो एक्चुअली यही टाइम है, क्योंकि हम लोग अभी ऑब्जर्व करते हैं कि जो 12 बच्चे बोर्ड देते हैं उनके पास एक्चुअली टाइम नहीं रहता है कि वो फिर से चीजों को रिवाइज कर पाए। तो जो जितना अर्ली स्टार्ट करेगा ना, अभी आप मैराथन में दौड़ना है आपको, आपको ऐसा स्प्रिंट नहीं है कि अभी दौड़ के अभी आप फर्स्ट आ गए, अगर आप 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप 11वां दिन एग्जाम दे दीजिएगा नीट का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 साल का समय स्पैन आपको कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पिछले साल ऐसे ही 10th आपका आधा से ज्यादा लॉकडाउन के चलते निकल गया, फिर 11th में आए, अभी भी वही स्थिति है। तो आपको सिनेरियो नहीं चेंज करना है, याद रखिएगा, अगर जिंदा रहिएगा तो फिर एग्जाम दीजिएगा ही। इसीलिए जब तक है सर्वाइवल स्टेट में, तो आपको इस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो डाई हार्ड होके, अभी से ही रूटीन बना के प्लानर के साथ कि हाँ भाई इतने वीक में ये चैप्टर मेरा खींचेगा, ये इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा या करूंगी, एंड प्रॉपर उसका रिवीजन भी करना है। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो लिविंग वर्ल्ड है, एंड इसका सेकंड लेक्चर हम लोग, सेकंड जो क्लास आएगा डेमो क्लास, उसके समय हम लोग सेकंड लेक्चर करेंगे। तो बेसिक मैंने बताया आज लिविंग वर्ल्ड के बारे में कि लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, एंड कन्फाइंड टू एनसीईआरटी। आपको लगेगा कि हाँ इसका मॉड्यूल पढ़े, ये बड़ा बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, आपको एक तरीके से अट्रैक्ट करेगा वो चीज, और अट्रैक्ट करने पे आप अपने पाथ से डीरेल हो जाओगे बहुत आसानी से, ऐसे ही होता है। एंड बायो ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, कि आपको लगता है कि अच्छा ह्यूमन के बॉडी में और भी चीजें, हम अभी डॉक्टर वाला फील आने लगता है कि अच्छा इतना पढ़ रहे हैं हम तो डॉक्टर हो गए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो डॉक्टर बनने वाला जो है गलती, वो मत करिए कि अभी समझने लगे कि हम बहुत पढ़ने लगे हैं। आप कन्फाइंड रहिए, आपको एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, ना ही आपको इसमें पीएचडी करना है। दोनों में अंतर है, पीएचडी करने के फिर में लग जाइएगा कि जितना नॉलेज ले रहे पढ़े जा रहे, तो पढ़ते रह जाइएगा, क्रैक वगैरह कुछ होगा नहीं। तो आपको टारगेट रहना है कि हमको ये एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, ना ही इसमें हमको महारत हासिल करना है। तो क्रैक हम का फंडा मैंने बताया,
लेस सोर्स रखना है, मल्टीपल रिवीजन, एनसीईआरटी से कॉन्फाइंड रहना है, एंड एक डेटा भी आपको दिखा दिया कि एक्चुअली जो डेटा दिखता है इतने सीट्स का, वो डेटा बिल्कुल नहीं है। आपको 2023 तक जब आप टारगेट करोगे, योर टारगेट शुड बी 650 प्लस आउट ऑफ 720, ओनली 70 मार्क्स आर रिमेनिंग। सोच लो कितना टफ है। टफ एग्जामिनेशन आसान है, लेकिन उस एग्जामिनेशन में बने रहना मुश्किल है। एग्जामिनेशन आसान हो गया, क्यों? तभी तो कट ऑफ इतना ऊपर है, क्योंकि एनसीईआरटी से कर दिया। लेकिन वो जो एकदम बोल सकते हैं ना, कट टू कट कंपटीशन हो गया कि अब सब तो एनसीईआरटी पढ़ रहा है, तो उसमें कौन अच्छे से पढ़ रहा है उस पे हो गया। पहले क्या था, बहुत सोर्स से पढ़ना पड़ता था, 3 4 5 बुक से पढ़ना पड़ता था, तब जाके पूरा सिलेबस अच्छे से पकड़ में आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक बुक बोलता है एनसीईआरटी पढ़ो, यही सिलेबस है तुम्हारा, इससे ज्यादा हम पूछेंगे ही नहीं। अब ये एनसीईआरटी तुम कितने अच्छे से पढ़ते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। Utkarsha, in chemistry, also you have to read NCERT. Basically, NCERT in inorganic chemistry. ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिट्टो एनसीईआरटी से पूछा जाता है नीट में। फिजिक्स में देयर इज नो नीड टू एनसीईआरटी को रिवीजन या पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक सप्लीमेंट्री बुक चाहिए होगी। बायो में ये सप्लीमेंट्री नहीं। मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं, अगर मैं जैसे बोलूंगा आप उतना पढ़ लोगे, यू विल स्कोर मोर देन 340 345 प्लस मार्क्स इन 3 आउट ऑफ 360 इन बायो, only read by only studying NCERT। बट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में थोड़ा सा सप्लीमेंट आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग से करना होगा, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दे पाता है उतना, तो आप अपने क्लास नोट्स पे एंड क्लास के लेक्चर्स पे डिपेंडेंट रहना। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन वहां पे होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं जरूरत है। और कोई क्वेश्चन है रिलेटेड स्ट्रैटेजी और जो भी चीजें? हाँ, एक चीज मैं आप सबसे कहूंगा कि अब कमर कसने वाली बात है। देखो, कोई चीज अगर ठाने हो ना कि हाँ भाई ये चीज अचीव करना है, तो उसको करके ही लोगे। नहीं तो अगर तुम समझो ना, जमते हैं, ठीक है, मान लो कि बहुत सारे बच्चे दिए होंगे, अब मैंने बताया कि 607 पे भी नहीं हुआ है, मान लो सिलेक्शन उस बच्चे का ये है एक लाइन, ठीक है, ये है हमारे पास एक लाइन, एंड 8 मान लो सिलेक्शन हुआ, ठीक है, पे सिलेक्शन हुआ है, कॉलेज मिला, ये बच्चा काउंसलिंग में गया, इसको कॉलेज मिला। एक बच्चा 607 लाया, इसमें क्या है, ये बेचारा गया खुश होके, आया मुंह लटका के, क्योंकि कुछ नहीं मिला इसको। तो जो बच्चा, ये पूरा एग्जाम समझना, ये 720 का एग्जाम था, इसमें जो लाया होगा ना, 5 नंबर मान लो लाया होगा 720 में, वो बच्चा, इस बच्चे के कंपटीशन ये चीज होता है, कंपटीशन में नहीं होता है। जैसे बोर्ड्स तुम दे रहे हो ना, तो बोर्ड्स में मान लो कि बोर्ड्स में 90% पे हम मान लो रख रहे हैं, तुमको 89.8% आया, तो तुम बोल सकते हो कि आई स्कोर्ड 89.8%, बस 33 के ऊपर होना चाहिए, आप पास हो, है ना। लेकिन कंपटीशन में क्या है, आप यहां तक पहुंचे, यहां तक गए, को छू के भी वापस आ गए हैं, लेकिन इस लाइन को पार कर गए, तो आप उस, जो बच्चा 607 स्कोर किया है, जो बच्चा 5 स्कोर किया है, वो दोनों बच्चा क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों का नहीं हुआ, दोनों घूमेगा रोड पे ऐसी। तो सिंपल सा चीज है, कंपटीशन ये होता है, आपको उस थ्रेशोल्ड लाइन को क्रॉस करना होता है, लाइन के पार जाओगे देन यू विल कंसीडर्ड एज अ डॉक्टर। आप इधर हो, कितना मेहनत किए, वो सारा कोई कंसीडर नहीं करेगा, आपको बोला जाएगा आप मेहनत ही नहीं किए थे, अभी अपनी हुआ, सिंपल सा लॉजिक यही है। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं परसेंटेज अपना दिखा सकते कि आई स्कोर 89.8% इन द एग्जामिनेशन, क्यों 89.8 पे भी पास है, 70 पे भी पास है, 60 पे भी पास है, 50 पे भी पास है, लेकिन 90 को अच्छा मान रहे हैं तो 89.8 को खराब भी नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ 608 को अच्छा मान रहे हैं तो 607 पे आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आप डॉक्टर नहीं है, हाँ या ना, इसीलिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम बोलते हैं, या तो हाँ है या तो नहीं है, बीच का ऐसा कंपाउंडर थोड़ी ना बन जाओगे बीच में कि 607 आया तो नहीं नहीं तुम डॉक्टर नहीं बने तो तुमको कंपाउंडर बना देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा।
तो सिंपल सा चीज है कि आपको ये डिफरेंस समझना होगा बिटवीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड्स। बोर्ड्स में आपको यू हैव टू ओनली पास द एग्जामिनेशन, बाकी परसेंटेज आपका ग्लोरीफाई कर, क्या भाई चलो 98% लाया, 95 लाया, 90 लाया, 80 लाया, खराब था 60 लाया, और खराब था 50 लाया, लेकिन पास तो था ना। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है भाई, आपको वो लाइन को क्रॉस करना होगा। चलिए, तो दोनों चीज मैंने बताया आपको कि आपके सिलेबस को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, लेके चलेंगे। आपका एनसीईआरटी आपका बाइबल होना चाहिए आपका, कि उसको हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे। सेकंड चीज मैं बता रहा हूं कि तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो लिविंग वर्ल्ड के बारे में, पहला हमारा टॉपिक था लिविंग वर्ल्ड। एंड लिविंग वर्ल्ड में हमने क्या क्या चीजों को पढ़ा, हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक फीचर्स पढ़े, जिसमें दो फीचर्स हमारे पास क्या थे, डिफाइनिंग सॉरी नॉन डिफाइनिंग थे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग नहीं है, सेल एक्टिविटी सेलुलर का हम कह सकते हैं मेकअप, सेकंड जो है कॉन्सियसनेस, एंड तीसरा जो है मेटाबॉलिज्म। ये तीनों क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गए। यहां तक टोटल हमने पढ़ा है। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो थोड़ा डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअली डाइवर्सिटी है क्या। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सारे लोगों को क्लियर है ये चीज? बोलिएगा। ओके, तो आज हम लोगों का पहला लेक्चर था। आई थिंक आपको फर्स्ट दोनों चीजें आपको समझ में आई कि अभी से आपको क्या करना है। एंड अभी से मैं बता रहा हूँ, अब स्टार्ट छोड़ दो, अकेले कॉलेज में पहुंचोगे, किसी को लेके नहीं पहुंचोगे, हमेशा याद रखना। तैयारी कर रहा है साथ में, बहुत मिनिमम चांस है कि एक ही कॉलेज में पहुंचेगा। तो इसीलिए अपने फेर में रहिए कि बाकी क्या कर रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, कहाँ एडमिशन लिए, क्या कर रहे हैं, वो जून से पढ़ेंगे, जुलाई से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमको मेरा तैयारी स्टार्ट कर देना है, हमको अपने प्रिपरेशन मोड में, देखिए पढ़ाई स्टार्ट करना और प्रिपरेशन मोड में जाने में अंतर है। प्रिपरेशन मोड में आपको जाना होगा, आपको सैक्रिफाइसेस करने होंगे, बहुत सारा सैक्रिफाइस का, इतना आसान थोड़ी ना है, तो सब कोई कंप्लीट ही कर ले, सब कोई सक्सेसफुल हो जाए। तो आपको क्या है कि कॉम्पिटिटिव मोड में एंड प्रिपरेशन मोड में जाना है आपको। आपको बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी होंगी। फर्स्ट आपका सैक्रिफिकेशन क्या होगा, कोई बता सकता है? सबसे मेन सैक्रिफिकेशन क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? किस चीज से सबसे ज्यादा फैसिनेटेड है आप? टीवी से? बाप रे, कितना टीवी देखती हैं। सोशल मीडिया, रौनक, बिल्कुल। देखिए, तो मैं आपको कह रहा हूं कि फोन जो है, आपको रैंडमली ऐसे ही मत दिन भर विले जैसा काम करते रहो कि दिन भर फोन देख रहे हैं, ठीक है। आप उस चीज को एक प्रोडक्टिव अपरेटस के रूप में, एक यूटिलिटी के रूप में यूज करो। देखो, ये कहना बहुत आसान है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन इस चीज से निकलना, इस विक्सियस साइकिल से बड़ा ही मुश्किल है। ये वही नशा है जो एक एल्कोहलिक इंसान को होता है कि भाई पीना स्टार्ट किया, अब उस साइकिल में है कि वो निकल ही नहीं पा रहा है उस चीज से। वही चीज आज के डेट में हो गया है, इतना उस साइकिल के अंदर एंटरटेन हो रहे ना, अब बिना मतलब है। समझना है जिस चीज को, एक चीज को मैं बोल रहा हूँ कि आपको चॉइस करना होगा कि आपके ईयर में ईयरफोन चाहिए आपको, या ईयर में आपको एक स्टेथोस्कोप चाहिए। अगर दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, स्टेथोस्कोप चाहिए, ईयरफोन निकालना होगा। अभी मत निकाल दो, अभी क्लास चल रहा है, ठीक है। उसके बाद सोचना होगा कि आपको क्या चाहिए। तो सिंपली आपको अभी से ही प्रिपरेशन मोड में आपको जाना है, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करनी होंगी। सबसे पहला सैक्रिफाइस आपका हो गया कि आपको मोबाइल से डिटैचमेंट मैक्सिमम करना होगा। देखो, दो चीज एक साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल। एंड ज्यादा ट्राई कीजिए, हार्ड कॉपी से पढ़िए। हार्ड कॉपी इन द सेंस कि आप उस चीजों को नोट कर लिए एंड नोट करने के बाद उस चीजों को पढ़े हम, हार्ड कॉपी से। दूसरा चीज, क्योंकि मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, बहुत मैसेजेस आते रहते हैं। दूसरा चीज होता है कि आंख पे बहुत जोर पड़ता है। नेक्स्ट, आपको अभी से फिजिकली भी फिट होना होगा। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप जाके जिम चले जाइए और बॉडी बिल्डिंग करने लगिए, नहीं। आपको फिजिकली फिट नहीं रह पाइएगा अगर आप,
तो आपका मेंटल फिटनेस नहीं रहेगा। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो हम मेंटेन, अब कुदाल चलाने के लिए, हल चलाने के लिए नहीं बोल रहे, सिंपल आपको कोई मिनिमम एक्सरसाइज 5 मिनट 10 मिनट का करना है एंड अपने फीडिंग हैबिट को चेंज करना है। क्योंकि अगले एक दिन भी अगर तुम समझो ना, तुम रेस में दौड़ रहे हो, तुम एक दिन भी अगर बीमार पड़ गए, एक दिन भी तुम्हारा तबियत खराब है, तो तुम बहुत लोगों से, जो हजारों लोगों उस दिन पढ़ लिए होंगे, तुम उससे पीछे हो गए हो। तो आपको अपने आप को मेंटेन करना होगा पेस को, कि डेली हम 6 घंटा 8 घंटा कंसिस्टेंट पढ़े। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का ऐसा अनह्यूमन इनह्यूमन टाइप का कुछ नहीं होता है कि एग्जाम आएगा तो हम 15 घंटा पढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। 15 घंटा सिटिंग है, सिटिंग आवर्स होता है, स्टडी आवर्स नहीं होता है। आप बैठ सकते हो, आप पढ़ नहीं सकते हो, बैठ के पढ़ने का एक्टिंग कर सकते हो लेकिन पढ़ नहीं सकते हो 15 घंटा। 8 घंटे में दिमाग का दही हो जाता है। तो आपको ये चीज देखना है कि आपको अभी से ही कंसिस्टेंटली पूरा साल या 2 साल हम कह सकते हैं कि इसमें आपको लगाना होगा, एफर्ट लगाना होगा, तभी ना भाई बनोगे डॉक्टर। और डॉक्टर को देख लो, अभी इंपॉर्टेंस देख लो, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन डॉक्टर ही है। अभी समझो कि इस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन तो डॉक्टर है ना। कोई मंत्री है, कोई आईएएस है, उससे क्या ही मतलब है, बीमार पड़ रहा है डॉक्टर के पास जा रहा है। तो आपको समझो कि कितना लक्रेटिव ये चीज प्रोफेशन है, कि एक बहुत प्रोफेशन, कि उस अभी कोई नहीं है, और अभी ऐसा सिचुएशन होगा डॉक्टर से ऊपर कोई नहीं होगा, सब डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। तो वो डॉक्टर की इंपॉर्टेंस को समझिए, एंड उस समझिए उस वाइट कोट को अचीव करने में बहुत सेक्रीफाइसेस होती हैं। अगर आप, सिंपल सी चीज है, अगर कोई चीज आपको सक्सेस चाहिए, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत क्या है? एंटरटेनमेंट। जितना खुद को एंटरटेन होते हैं वेरियस एक्टिविटीज में, उसको बंद करिए, उतना एंटरटेनमेंट पढ़ाई में लगाइए। और पढ़ाई ऑब्वियसली बहुत बोरिंग चीज होता है, इंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि हम बोले कि नहीं नहीं पढ़ाई से इंटरटेन हो जाओ, पढ़ाई से तुम बहुत मजा आने लगेगा, बिल्कुल नहीं आएगा, वो मजा बिल्कुल नहीं देता है। आपको डिसिप्लिन, वो मजा नहीं देगा लेकिन वो चीज करना है। किसी को वेट उठाना अच्छा लगता है क्या? कोई बॉडी बिल्डर है, उसको वेट उठाना बिल्कुल नहीं अच्छा, किसको भारी चीज उठाना अच्छा लगेगा, लेकिन वो क्या, डिसिप्लिन, वो उठाएगा बनेगा। सिंपल सा चीज है। आपको वो चीज बिल्कुल मजा नहीं देगा, पढ़ाई लिखाई बुक लेके बैठोगे तो नींद आने लगता होगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल मजा नहीं दे रहा है, लेकिन वो चीज क्या है, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, कि आपको डिसिप्लिन हो कि वो चीज नहीं देगा हमको, लेकिन पता है कि लॉन्ग टर्म में मेरे को गोल्स अचीव करने में मेरे को हेल्प करेगा। तो सिंपल सा चीज है, अभी से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 30 को है हमारा, जो कि सेकंड लेक्चर हम पढ़ेंगे। जो चीज हमने पढ़ा है मैं उसका स्लाइड भेज दूंगा लिविंग वर्ल्ड का, आप उससे उसको लिख लेना। और बहुत सारी चीजें मैंने बताया है, वीडियो देख के भी आप लिख लेना उसको, ठीक है। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लास अटेंड करोगे तो एक कॉपी लेके बैठना। बायो की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास में ही मैं टाइम दूंगा, आप उसी समय लिख लेना। मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ कि आप एक बार पढ़ोगे फिर उसको रफ में लिखोगे फिर उसको फेयर करोगे, दिन भर का टाइम इसी में जाएगा रफ फेयर करने में। एक ही बार उसी समय लिख लेना है, फिर उसको बार बार पढ़ लेना वो बात अलग है, लेकिन आपको लिखना एक ही बार है। तो आप एक कॉपी लेके बैठना, ठीक है। चलिए, तो एंड करते हैं। बाय एवरीवन।